हेलो दोस्तों, आप सभी का ज्योतिष सीखिए में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कुंडली के परिचय के बारे में। हमने जाना था कि जन्म कुंडली क्या होती है, किस प्रकार से होती है और भारतीय ज्योतिष में जन्म कुंडली का क्या महत्व है। आज से हम शुरू करेंगे ये जानना कि कुंडली को देखते कैसे हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे बेसिक से शुरू करते हैं कुंडली और उसके 12 भावों के बारे में। जी हाँ, किसी भी जन्म कुंडली में 12 भाव यानी 12 घर होते हैं और यह प्रत्येक घर अपने आप में बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी जानकारियां समेटे हुए होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल की जन्म कुंडली है। किसी भी जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन सभी भावों को घर या हाउस भी कहा जाता है। जन्म कुंडली के ये 12 भाव स्थिर होते हैं। ये 12 भाव कभी भी परिवर्तित नहीं होते, यानी जो पहला भाव है वो पहला भाव रहेगा, जो 7वां भाव है वो 7वां रहेगा। भाव का मतलब हुआ घर, जैसा कि आपको बताया गया। तो ऐसे ही जैसे चौथा हाउस है, 8वां हाउस है, तो इनकी जो जगह है ये निर्धारित है और ये कभी भी कुंडली में परिवर्तित नहीं होती। हाँ, कुंडली में ग्रहों और राशियों की दशा व दिशा बदलती रहती है। कोई ग्रह किसी भाव में हो सकता है, कोई भी राशि किसी भाव में हो सकती है, लेकिन भाव कभी भी नहीं बदलते और ये हमेशा स्थिर रहते हैं। अब आपके सामने जो तीर का निशान है ये कुंडली के पहले भाव पर है, यानी ये हाउस पहला हाउस है। इसे लग्न भाव या तनु भाव भी कहा जाता है। इस भाव से किसी भी जातक, जातक का मतलब है जिस व्यक्ति की कुंडली है उसे हम जातक कहते हैं। तो इस भाव से जातक और उसके शरीर की बनावट, उसकी आँखों का रंग, उसके बालों का रंग, उसकी स्किन टाइप, उसकी मानसिकता कैसी है, उसका अहंकार कितना है और उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इन सब विषयों की जानकारी कुंडली के प्रथम भाव से की जाती है। किसी भी कुंडली में लग्न या प्रथम भाव को ही सबसे शुद्ध स्थान माना जाता है। प्रथम भाव में जो भी राशि पड़ती है, जातक की कुंडली उसी राशि के लग्न की मानी जाती है। यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं कि लग्न का अर्थ जन्म राशि से नहीं है। आपकी जन्म राशि या जातक की जो जन्म राशि है उसे देखने का तरीका आगे के वीडियोस में आपको बताया जाएगा। अब दूसरे भाव की ओर रुख करते हैं। जन्म कुंडली के सभी भाव एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। अतः प्रथम भाव के बाईं तरफ दूसरा भाव होता है। इस भाव से वाणी, परिवार, धन और परिवार के सुख की गणना की जाती है। इस भाव को धन भाव भी कहा जाता है। किसी जातक के पास धन की कितनी मात्रा होगी, कितनी प्रचुर मात्रा में धन होगा या नहीं होगा, इसकी कैलकुलेशन, इसकी गणना सेकंड भाव से, दूसरे भाव से की जाती है। अब तीसरे भाव को लेते हैं। तृतीय भाव, इसे पराक्रम भाव भी कहते हैं। यहाँ से किसी भी व्यक्ति के, किसी जातक के पराक्रम का, उसके बल का परिचय कितना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसी भाव को सहोदर का भाव भी कहते हैं। सहोदर का अर्थ है भाई बहन। इस भाव से भाइयों और बहनों की संख्या के बारे में या उनके नेचर के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस भाव से इसके अलावा मेहनत, छोटी मोटी यात्रा आदि का भी अध्ययन किया जाता है। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले जातक की माता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। माता के विषय में कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे माता का सुख कितना रहेगा, कब तक रहेगा, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और माता की ओर से आनुवांशिक रूप से कोई चीज़ जातक को प्राप्त होगी या नहीं, ये भी चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। इसके अलावा चौथे भाव को सुख भाव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जातक के सुख की गणना की जाती है, इसलिए इसको सुख भाव कहते हैं। चौथे भाव से जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति, वाहन का सुख और प्रेम विवाह का भी अध्ययन किया जाता है। इस भाव में प्रेम प्रसंगों का अध्ययन नहीं किया जाता। इस भाव से वैवाहिक जीवन का भी अध्ययन नहीं किया जाता। इस भाव से सिर्फ ये पता चल सकता है कि जातक के जीवन में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं हैं। अब लेते हैं पांचवा भाव। अब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एरो का निशान पांचवें भाव पर है। पांचवा भाव ट्रायंगल की सिचुएशन में एक भाव पड़ता है। जन्म कुंडली में एक ट्रायंगल भी बनता है, जिसके बारे में आगे आपको जानकारी दी जाएगी। हालांकि इसके बारे में शॉर्ट जानकारी आपको बता दूं कि कुंडली का पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव, ये तीन भाव ट्रायंगल बनाते हैं।
तो अब पांचवें भाव की बात करते हैं। कुंडली में यह भाव संतान भाव के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि नाम से पता चल गया, इस भाव से, इस हाउस से जातक के संतान के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ पेट से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। जातक की शिक्षा का प्रतिशत कितना रहेगा, किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेगा, ये भी यहाँ से पता चलता है। और जातक कितना रोमांटिक होगा एवं लव अफेयर्स उसके कैसे होंगे, यह सब पंचम भाव से ही ज्ञात होता है। सिक्स्थ भाव की ओर चलते हैं। छठवें भाव को हम शत्रु भाव भी कहते हैं, क्योंकि जातक के शत्रुओं की स्थिति और उनका प्रभाव छठे भाव से ही अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ इस भाव में रोग, कर्ज, दुर्घटना, मुकदमा और लंबे व असाध्य रोगों के विषय में भी अध्ययन किया जाता है। सातवां घर कुंडली का जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी जातक के जीवन में। आप पुरुष हो, स्त्री हो, आपके जीवन में सातवें हाउस का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपके जीवन साथी के बारे में जानकारी देता है। वैसे तो इसको विवाह का भाव कहा जाता है, यानी कि जया भाव। लव मैरिज हो या फिर अरेंज, दोनों के प्रभावों का अध्ययन इसी सप्तम भाव से किया जाता है। जातक का जीवन साथी कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, जातक के जीवन पर विवाह का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विवाह का उसके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, दाम्पत्य जीवन टिकेगा या नहीं टिकेगा या कब तक टिकेगा, इन सब बातों की गणना के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है। अष्टम भाव की ओर बढ़ते हैं। अष्टम भाव अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसे कुछ ज्योतिषी आयु का भाव और कुछ ज्योतिषी मृत्यु का भाव भी कहते हैं। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया, यहाँ से पता चलता है कि जातक की आयु कितनी रहेगी। इसी भाव से जातक की मृत्यु के संबंध में भी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। दुर्घटना से बचाव या दुर्घटना में क्या नुकसान होगा, इसकी जानकारी इस भाव से मिलती है। जातक के जीवन में डिप्रेशन, तनाव, मानसिक समस्याओं का कितना ज़्यादा योगदान होगा या नगण्य होगा, नगण्य मतलब नहीं होगा, ये सारी चीज़ें इस भाव से पता चलती हैं। अचानक आने वाली बाधाएं और अचानक आने वाले संकट के विषय में भी आठवें भाव का अध्ययन करने से जानकारी प्राप्त हो जाती है। जन्म कुंडली का नवा भाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका एक नाम भाग्य भाव भी है। तो इस हाउस से यह पता चलता है कि जातक का भाग्य कितना प्रभावशाली होगा, कितना शक्तिशाली होगा या कितना क्षीण, कितना निर्बल होगा। भाग्य के अलावा यहाँ से धार्मिक रुचि, विदेश यात्रा, आध्यात्मिक स्थिति और भाग्य को प्रभावित करने वाले योगों का अध्ययन किया जाता है। जन्म कुंडली का 10वां भाव एक जातक के जीवन में अलग स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ कर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कोई भी जातक किस प्रोफेशन में अपना काम शुरू करेगा, बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, प्रशासनिक सेवा में जाएगा, राजनीति में जाएगा, कहाँ जाएगा, इसका अध्ययन 10वें भाव से किया जाता है। इसके अलावा 10वां हाउस पिता का भी हाउस होता है। जातक के पिता के बारे में जानकारी, पिता के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी, पिता का स्वभाव कैसा है, जातक का और उसके पिता का आपसी संबंध कैसा है और पिता का सुख कितना है, ये सब यहीं से पता चलता है। इसके अलावा यहाँ से आय के कितने साधन होंगे, कर्म कैसे होंगे, कर्म के फल कैसे होंगे और जातक की लाइफ स्टाइल कैसी होगी, इन सब चीज़ों की जानकारी भी 10वें हाउस से ली जाती है। 11वां घर कुंडली का आय भाव कहलाता है। कुछ ज्योतिषी इसे लाभ का भाव भी कहते हैं, लेकिन यहाँ के बारे में कुछ ज्योतिषियों में थोड़े से मंतव्य हैं। मंतव्य मतलब डिस्प्यूट्स हैं। कुछ इसे आय का घर कहते हैं और कुछ इसे अनैतिक कार्यों द्वारा होने वाले आय का घर कहते हैं। जब कुछ ज्योतिषी 11वें घर को अनैतिक कार्यों द्वारा होने वाले आय का घर मानते हैं, तो वे बताते हैं कि यहाँ से आपको ये पता चल सकता है कि ससुराल से कितना लाभ प्राप्त होगा। अगर आप महिला हैं तो ससुराल से आपको कितना लाभ प्राप्त होगा, कितनी प्रॉपर्टी आपके नाम पर बन जाएगी शादी के बाद, कितनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी शादी के बाद, या आप पुरुष हैं तो दहेज इत्यादि कितना मिलेगा, ये सब 11वें भाव से अध्ययन में लाया जाता है। इसके अलावा जातक को होने वाले लाभ की गणना, यानी कि जातक के पूरे जीवन में लाभ का क्या स्तर रहेगा, इसकी गणना इसी भाव से की जाती है। किसी सट्टेबाजी से, शेयर मार्केट से या अनैतिक कार्यों द्वारा धन प्राप्त होगा या नहीं, या फिर नैतिक कार्यों द्वारा धन प्राप्त होगा या नहीं, इसकी गणना भी 11वें भाव से ही की जाती है। साथ ही साथ ससुराल से संबंध कैसे होंगे।
अब ज्योतिषियों के आपसी डिस्प्यूट्स को साइड कर दें तो भी ससुराल से संबंध कैसे होंगे, इस पे सारे एक मत हैं। इसके लिए 11वें घर को देखा जाता है। कुंडली का जो 12वां घर है ये अंतिम घर होता है। इस घर से व्यय की कैलकुलेशन की जाती है। व्यय मतलब खर्च आपके कैसे होंगे, इसकी कैलकुलेशन की जाती है। हालांकि इस भाव से ही जातक की नींद के बारे में भी जानकारी मिलती है। जातक की नींद कैसी होगी, उसका शयन कक्ष कैसा होगा, शयन का प्रकार क्या होगा, शयन की क्वालिटी क्या होगी, ये सब यहाँ से पता चलता है। इसके अलावा ये हाउस यश का हाउस भी माना जाता है। हालांकि 5वें घर को भी यश का हाउस माना जाता है, लेकिन 12वें घर से पता चलता है कि यश कितना ज़्यादा फैलेगा या बिल्कुल नहीं फैलेगा। और यहीं से पता चलता है कि बड़ा पद प्राप्त होगा या नहीं होगा। विदेशों में बसना, खर्च किस प्रकार होगा, कितनी मात्रा में होगा, ये सब इसी घर से पता चलता है। तो दोस्तों, ये थी जन्म कुंडली और उनके 12 भावों के बारे में एक जानकारी। अगले वीडियो में हम ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनका परिचय जानेंगे, ये जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में कितने ग्रह होते हैं, कौन कौन से ग्रह होते हैं और उनका क्या परिचय है। बेसिक परिचय जानेंगे और उसके बाद उन ग्रहों की प्रकृति के बारे में हम आगे के वीडियोस में आपको पूरी डिटेल जानकारियां देते रहेंगे। दोस्तों, इस सीरीज के किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि जन्म कुंडली कैसे देखी जाती है। आप न सिर्फ अपनी जन्म कुंडली देखने में सक्षम होंगे, बल्कि दूसरों की जन्म कुंडली देख करके भी आप उनके बारे में जानकारियां दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।